हेलो पीपल। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी दिनों बाद मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ बिकॉज मैंने पहले से ही काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे थे जो आपको डेली बेसिस पे मिल ही रहे हैं। एंड वो मैंने इसलिए की थी कि मेरी CLDP कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग जो थी फेज 1 वो थी। एंड अभी नेक्स्ट मंथ मेरी हैदराबाद में ट्रेनिंग है विच इज़ फेज 2। उसके बाद मेरे को मेंबरशिप मिल जाएगी मेरी एज अ CS। एंड यस, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करके रखूँ कि आपको दिक्कत ना हो, आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए अगस्त तक। हम ये सोच रहे हैं अगस्त या मिड सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई वांट कि आप लोग भी अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करते जाओ। डेली बेसिस पे जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, नहीं तो पिछला पिछला भूलते जाओगे, आगे का चलते जाओगे। ठीक है? तो जो अभी तक पढ़ा है ना, जितने अपन ने चैप्टर्स कंप्लीट किए उसको पढ़ते जाओ कि अभी मैं पेस थोड़ा सा बढ़ाने वाली हूँ, है ना? क्योंकि अब हमको एक हैंग हो गया है CSET पढ़ने का। हमको लॉ कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स तो हमें पढ़ना आता ही है अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो। नहीं भी आता तो भी आपको एक हैंग लग चुका है कि कैसे पढ़ना है। ओके, तो हम थोड़ा सा पेस अपना बढ़ाएंगे कि हम फटाफट अब जो हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं उसको कंप्लीट करें। जो हमारे मेजर चैप्टर्स, मतलब जो स्टार्टिंग का हमको एक बेस बनाना था वो हम बना चुके हैं। एंड हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे पेस पे, स्लो पेस था काफी, एंड उसमें हम लोग कंप्लीट किए हैं मेजर चंक। ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, दो बचे हैं जो हमारा पार्ट ए कंप्लीट करेगा। एंड वो दो काफी इजी है। उसमें से मार्केट्स या इंडियन इकोनॉमिक जो फाइनेंस है उसके बारे में बात किया गया, इंडियन इकोनॉमी सिस्टम के बारे में बात किया गया। ठीक है? पार्ट बी जो है वो बहुत इजी है, बहुत इजी। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो इतना इजी है कि आप उसको इतने आसानी से, इतने और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है? कुछ नई चीजें हैं, नई चीजों के बारे में बात की गई है। बहुत मजा आएगा वो पढ़ने में। ठीक है? छोटा भी है, छोटा पार्ट भी है, एंड फटाफट वो कंप्लीट भी हम करेंगे। ठीक है? अगस्त में ही मोस्ट प्रॉब्ली हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में हमने क्या किया है, अकाउंट्स में हमने 1 2 4 चैप्टर नंबर 4 डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लिया एंड चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया, सिर्फ डिबेंचर्स का पार्ट बचा है। ठीक है? बाकी हमारा कंप्लीट है। बचे हमारे उसके बाद 4 चैप्टर्स बचे हैं, जो जिनमें से 2 इम्पोर्टेंट है एंड 2 छोटे से चैप्टर्स है। इम्पोर्टेंट है बट छोटे हैं, थोड़ा वेटेज कम आता है उसमें से, बट हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ये हो गया मेरे अकाउंट्स की बात, जो कि हमारा अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ये दो हो गए। बात आती है बिजनेस कम्युनिकेशन की, कि वो हमारा स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 1 थोड़ा सा बोरिंग साइड पे चलता है क्योंकि ग्रामर है उसमें। सो आई वांट कि आप लोग भी उसको पढ़ते रहो। ठीक है? अपने मॉड्यूल से पढ़ते रहो। एंड नोट्स तो मैं प्रोवाइड करी हूँ आपको, तो आप उससे पढ़ सकते हो। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2 से, विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड आई थिंक कि उसमें आपको ज्यादा मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम 2 3 4 जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 1 लास्ट में लेंगे क्योंकि उसमें से वेटेज भी कम है और वो आपको ऑलरेडी आता भी है क्योंकि हम बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम पहले वो 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा वो 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड फिर हम चैप्टर 1 पे जाएंगे। ओके? रिविजन्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कोर्स कंप्लीट करने का। वही मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है। ओके? सो पहले हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, रिवीजन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपका रिवीजन भी करवा दूंगी। ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। नोट्स आपको जब चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी ऑन लीगल लेंस। ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके? एंड आप मुझे टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज जहाँ मेरे को रीच आउट कर सकते हो। जस्ट हैव टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन हियर एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके? सो डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो, तो विथाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले हम स्टार्ट करें। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है पार्टनरशिप है ना? चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप, उसको हमें कंप्लीट करना है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक बात कर ली है ना? मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी तक हमने पूरी बात कर ली थी, इफ आई एम राइट। लास्ट मैंने जो पढ़ाया था, हाँ। एडिशनल, ठीक है, कंडीशंस यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं।
लाइबिलिटी से स्टार्ट करनी है। एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी तक तो हम बात कर चुके हैं। वी हैव टू स्टार्ट विद द लाइबिलिटी। अभी तक हम अथॉरिटी की बात कर रहे थे, किस पार्टनर की कितनी अथॉरिटी है, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, हमने पावर्स की बात कर ली थी पार्टनर्स की। अब हम पार्टनर्स की लाइबिलिटी पे जा रहे हैं, ठीक है, कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी वो क्या होती है, कितने एक्सटेंड तक होती है। जैसे कि हमको पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब कि उनका जो पर्सनल स्टेट है, जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उधर तक भी पहुंचा जा सकता है, उधर तक ही पहुंचा जा सकता है। कंपनीज एक्ट में हमने अलग पढ़ा था कि मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब सिंपली यही होता है कि जितना शेयर्स उनने इन्वेस्ट किए हैं, जितने शेयर्स उन्हें खरीदे हैं, ठीक है, सिर्फ उतने एक्सटेंड तक ही उनकी लाइबिलिटी, मतलब ये लिमिट हो चुकी है। ठीक है, सेम केस पार्टनरशिप में नहीं होता कि पार्टनर जितने कैपिटल इन्वेस्ट किए सिर्फ उतनी उसकी लाइबिलिटी है। दैट इज नॉट द केस इन पार्टनरशिप फॉर्म। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एंड पार्टनरशिप। ठीक है, सो व्हाट वी गोना स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो मैंने जो व्हाइट पेन यूज किया उसकी जगह मैं ब्लैक यूज कर लेती हूँ। अच्छा, क्या ये अटक रहा है, सबसे पहले हम देख लेंगे। एम आई सही चल रहा है? ठीक है, चल बढ़िया। क्योंकि थोड़ा सा मेरे ना इसमें सिस्टम में थोड़ा सा ज्यादा अभी वीडियोस हो चुकी हैं, मैं उन सबको डिलीट भी करूंगी। तो वो डिलीट करूंगी ना तो स्पेस आ जाएगी एंड थोड़ा सा सॉफ्टली चलने लगेगा। बट आई थिंक अभी सही चल रहा है। चलो, हमको बात करनी पार्टनर की लाइबिलिटी की। ठीक है, सबसे पहले लाइबिलिटी कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे फटाफट। फटाफट, बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। एक बार समझ लोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी कंसेप्ट के बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा डिसोल्यूशन। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। चलो, जैसे कि मैंने इम्प्लाइड अथॉरिटी का यहाँ बनाया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइबिलिटी का भी बताती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इसमें, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि हमको जल्दी कंप्लीट करना है सिलेबस अपना, है ना। तो जल्दी के चक्कर में हम ज्यादा वो भी नहीं करेंगे कि हम क्वालिटी बिगाड़ दें अपनी। बट वी विल स्टिल कीप आवर पेस हाई। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जब मेरे एग्जाम्स होते थे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो ही जाती थी, हमेशा लेट होती थी। एंड अच्छे से पढ़ती थी, मेरी फर्स्ट रीडिंग हमेशा बहुत अच्छी होती थी। एंड फर्स्ट स्टडी जो रहती थी वो बहुत अच्छी होती थी, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। तो मैं हमेशा थोड़ा सा लेट होती थी, बट जैसे जैसे मेरे को समझ में आता था ना कि हाँ अब मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं अपना पेस बढ़ाती थी एंड फटाफट कंप्लीट करती थी कि मैं एटलीस्ट एक से दो रिवीजन तो करके जाऊँ। एटलीस्ट एंड आई एम गोना टेल यू, एक से दो रिवीजन तो आप भी करके जाओगे सीएसईडी के लिए। एंड जो बच्चे मेरे कोर ग्रुप में हैं एंड जो मुझसे डेली बेसिस पे एक टिप्स मांग रहे हैं या कंसल्टेंसी ले रहे हैं कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, दे आर एब्सोल्युटली गोइंग टू पास द एग्जाम्स। ठीक है, आई एम गोना मेक श्योर ऑफ इट। ठीक है, तो जो गलतियां मैंने करी थी अपने एग्जाम में मैं आपको नहीं करने दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लाइबिलिटी में बात कर रहे थे हम, लाइबिलिटी में क्या बात कर रहे थे, चलो पहले यहाँ पढ़ तो लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स लाइबिलिटी मतलब क्या, कि पार्टनर की लाइबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, टू व्हाट इट कैन एक्सटेंड। ठीक है, टू व्हाट इट कैन एक्सटेंड, कहाँ तक। तो पार्टनर्स में बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड या लिमिट इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या कर सकते हैं, पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें लिख सकते हैं कि कितनी अथॉरिटी पार्टनर्स के पास रहेगी, कितना लिमिट कर सकते हैं, बाउंड्रीज लगा सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हमको पता है। हाउ एवर, थर्ड parties are bound by such limitations only when they have notice of such curtailment। मतलब क्या है कि ये तो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है। पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट रहता है वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं रहता। जैसे कि हमारा एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी का रहता है वो पब्लिक डिस्प्ले पे दिखता है एमसीए के पोर्टल में।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे। बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो कहीं पे भी पब्लिक डिस्प्ले में नहीं रहता, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो किसके लिए, वो पार्टनर्स के लिए। नो पब्लिक इज रेडी टू सी इट, ओके, रेडीली अवेलेबल नहीं किसी के लिए देखने के लिए। तो थर्ड पार्टीज कैसे पता चलेगा? थर्ड पार्टीज को ऐसे पता चलता है कि या तो पार्टनर्स ने खुद बताया या उन्हें खुद माना गया है कि हमें देखना है आपका अग्रीमेंट कैसे हुआ है, क्या आपके पास वो अथॉरिटी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनर ए है जो बैंक पे लोन लेने के लिए गया। अब लोन की लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनर तभी लोन ले सकता है जब वो ऑथोराइज हो लोन लेने के लिए, ठीक है। या तो सारे पार्टनर्स ने उसको अथॉरिटी दे के रखी है, या तो अग्रीमेंट में अथॉरिटी है कि हाँ ये पार्टनर लोन ले सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे, ठीक है। तो ये बात बैंक वाले को अगर नहीं पता है, मान लो कि उस जो पार्टनर ए है उसने लोन लिया एंड वो लोन में अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, इम्प्लाइड अथॉरिटी जो नहीं सॉरी एक्सप्रेस अथॉरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट में है एग्रीमेंट में वो उसके पास नहीं थी, एंड उसको किसी पार्टनर ने ऑथराइज भी नहीं किया था। बैंक को लगा, वो जाके बोला कि यार मैं मेरे पास पावर है पार्टनर उस फर्म का, मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, है ना। तो बैंक वाले ने उसको लोन लिया विथआउट डूइंग एनी ड्यू डिलिजेंस, विथआउट डूइंग एनी ड्यू डिलिजेंस, देखना ही नहीं उसने पहले से कि इसके पास अथॉरिटी है भी कि नहीं है। बैंक ने दे दिया पैसा, बैंक ने दे दिया पैसा। अब बैंक वालों को तो नहीं मालूम था। अगर बैंक को नहीं मालूम है मतलब दे आर नॉट बाउंड बाय द लिमिटेशंस, दे आर नॉट बाउंड बाय द लिमिटेशंस, फिर पूरे फर्म की लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज आर बाउंड बाय सच लिमिटेशंस ओनली व्हेन दे हैव नोटिस ऑफ सच कर्टेलमेंट, मतलब कि उनके पास उनको पता होना चाहिए कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं, तभी वो बाउंड हो पाएंगे सच लिमिटेशंस के लिए, नहीं तो वो बाउंड नहीं रहेंगे सच लिमिटेशंस के लिए। ये थर्ड पार्टी का केस बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी का केस कैसा रहेगा, ओके। सबसे पहले तो अग्रीमेंट में डाल सकते हैं कितना लिमिटेशंस, मतलब कितनी अथॉरिटी होगी पार्टनर्स के पास, कितनी कम होंगी, ठीक है। दोनों चीज डाल सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब आती है बात जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। ये हमने पढ़ा है कि सारे पार्टनर्स विल एक्ट फॉर वन, ठीक है, विल एक्ट एज वन एंड फॉर वन, मतलब कि सारे पार्टनर्स जो हैं वो जो भी काम करते हैं उसमें सारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो भी उससे बाउंड हो जाते हैं, फर्म भी उससे बाउंड हो जाती है। तो जब उनके एक्ट्स के लिए बाउंड हो रहे हैं तो लायबिलिटी भी सबकी कैसी रहती है, जॉइंट और सेवरल रहती है। मतलब कि कोई एक से पैसा भी मांग सकते हैं और सबसे पैसा भी मांग सकते हैं, किसी से भी डेट के लिए पैसा मांग सकते हैं। जब लॉसेस हो रहे हैं, जब डेट हो रहे हैं, तभी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ऐसी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। जब डेट्स हो रहे हैं, जब लॉसेस हो रहे हैं, जब कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो तब जो लॉसेस पे करने के लिए, वो डेट्स पे करने के लिए क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी बन जाती है किसकी, ओनर्स की या फिर पार्टनर्स की, ओके। ऑल पार्टनर्स आर लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ omissions बाइंडिंग ऑन द फर्म, liabilities arising from contracts and torts। किसी भी वजह से कोई भी लायबिलिटी अराइज हो रही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से हो रही है, चाहे वो टॉर्ट से हो रही है। टॉर्ट क्या होता है, अभी हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे कि टॉर्ट क्या होता है, ठीक है। कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन अगर किसी भी पार्टनर ने किया है तो वो पूरे फर्म को बाइंड करता है, सारे पार्टनर्स को बाइंड करता है। इसका मतलब सिर्फ यही है, इसका मतलब सिर्फ यही है। फॉर एन एक्ट टू बाइंड द फर्म, अगर कोई एक्ट को फर्म को बाइंड करना है तो कैसा होना चाहिए, द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब किसके नाम पे किसके नाम पे कट रहा है, किसके नाम पे कट रही है चिट्ठी, किसके नाम पे, फर्म के नाम पे। फर्म के नाम पे आप जो भी है साइन कर रहे हो, फर्म के नाम पे साइन कर रहे हो, बिहाफ ऑफ फर्म के नाम पे साइन कर रहे हो, जो भी एक्ट कर रहे हो फर्म के नाम पे कर रहे हो। द पार्टनर मस्ट नॉट एक्ट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, जहां पे पार्टनर ने पर्सनल कैपेसिटी में एक्ट कर दिया, मतलब कि उसने एज अ पार्टनर साइन नहीं किया है, एज एन इंडिविजुअल साइन कर दिया। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि उसने सिर्फ मान लो कि ए है, ए का नाम है अमित, है ना। तो अमित ने अपना खुद का साइन कर दिया, खुद का साइन नहीं करेगा, मतलब यहाँ पार्टनर नहीं लिखा था, ठीक है, यहाँ पे पार्टनर नहीं लिखा था, सिर्फ इंडिविजुअल अमित का नाम लिखा हुआ था। तो ये क्या हुई, इसकी पर्सनल कैपेसिटी हो गई। अगर इसमें हो रहा है तो वो फॉर्म को बाउंड नहीं कर रहा है, फॉर्म को बाउंड नहीं कर रहा है। जब तक वो फॉर्म के नाम पे साइन नहीं करता या बिहाफ ऑफ फॉर्म नाम साइन पे नहीं करता, तब तक नहीं होगा। एंड द पार्टनर मस्ट नॉट एक्ट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को ही बता रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ही बता रहे हैं। द एक्ट मस्ट बी डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कि
सेल, परचेज, लोन लेना, एम्प्लॉयज को हायर करना, ये क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, जो हर बिजनेस में यही काम हो रहा है, जो हर बिजनेस में यही काम होते हैं, यही चीजें होती। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, चाहे वो सर्विसेज का है, चाहे वो ट्रेडिंग का है, चाहे वो होलसेलिंग का है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है, उसमें परचेज, सेल, एम्प्लॉयज को हायर करना, लोन्स लेना, फंड रेज करना, ये सब क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो क्या होना चाहिए? एक्ट एक तो फर्म के नाम पे होना चाहिए, दूसरा पार्टनर अपने पर्सनल कैपेसिटी पे एक्ट नहीं करेगा, एंड तीसरा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि कहाँ गया? हाँ, एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है? नॉट एक्ट इन पर्सनल कैपेसिटी, एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है? ये 3 लाइन समझ में आ गई? अगर ये 3 लाइन समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी होगी अगर ये 3 चीजें हो रही हैं तो, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अब आती है टॉर्ट्स की बात, टॉर्ट्स की बात। एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस एंड फ्रॉड ऑफ अदर पार्टनर्स कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब कि अगर किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है? मान लो कि प्रॉपर्टी सेलिंग का काम था, प्रॉपर्टी सेलिंग का काम था, एक पार्टनर ने एक प्रॉपर्टी एक को बेच दी, वही प्रॉपर्टी उसे दूसरे को बेच दी। क्या किया उसने? फ्रॉड किया। कब किया? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही किया। बिजनेस का काम है प्रॉपर्टी बेचना, बिजनेस का काम क्या है? प्रॉपर्टी बेचना। उसने एक को प्रॉपर्टी बेची, रजिस्ट्री करवा ली, दूसरे को प्रॉपर्टी बेची, उसकी भी रजिस्ट्री करवा ली। कि क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। अगर कोई नेग्लिजेंस हो रहा है, मतलब कि कोई काम कर रहे थे, उसमें नेग्लिजेंटली काम किया है, नेग्लिजेंटली मतलब कि ध्यान नहीं दिया और काम गलत हो गया, फ्रॉड कर दिया है, कोई स्कैम कर दिया है, तो अगर किसी एक पार्टनर ने किया है तो सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। इसको बोलते हैं टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस की वजह से कोई गलती हो रही है, कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, कोई असॉल्ट हो रहा है, कुछ भी, ये सब चीजें क्या आती है? ये सब क्या कहलाती है? टॉर्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाती है? ये सब टॉर्ट्स कहलाते हैं। A partner binds a firm if he acts as an agent for it, क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे के लिए भी एजेंट है और फर्म के लिए भी एजेंट कहलाता है, ठीक है? ये हमको पता है। तो पार्टनर अगर एजेंट है तो उसके सारे एक्ट पूरे फर्म को बाइंड कर रहे हैं। द फर्म इज ऑल्सो लाइबल वेर अ पार्टनर कमिट्स अ टॉर्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ हिज को पार्टनर। मतलब कि इस जब हम टॉर्ट की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखते कि उन्होंने दूसरे पार्टनर से उसको ऑथराइज किया था कि नहीं किया था। अगर उसने टॉर्ट कमिट किया है, टॉर्ट कमिट किया मतलब फ्रॉड, मान लो कि फ्रॉड कमिट किया है बिना किसी अथॉरिटी के भी, तो भी पूरी फर्म क्या होगी? लायबल होगी। तो भी क्या होगी? पूरी फर्म लायबल होगी। तो लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर टॉर्ट्स में क्या होगा कि अगर एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो कौन कौन लायबल हो जाएगा? दूसरे पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे एंड फर्म भी लायबल हो जाएगी, सब लायबल हो जाएगी अगर एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो, ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है? तो लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर टॉर्ट समझ में आ गया। क्या हमको एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी एंड लायबिलिटी फॉर ऑफ फर्म फॉर टॉर्ट्स, क्या ये तीनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़े? चलो, क्या मैं फास्ट जा रही हूँ तो मेरे को आप बता देना। वैसे मेरे को लगता है सब मैंने समझा दिया। नहीं समझ में आया तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, खुला है, जितना पूछना पूछ सकते हो, ठीक है? Misapplication of money or property. According to section 27, the firm is liable where misapplication of money or property नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आप फर्म का मनी, फर्म का पैसा या फर्म की प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई करते हो, गलत कामों के लिए यूज करते हो, ठीक है? तो कौन लायबल होगा? तो फर्म लायबल कैसे होगा? तो फर्म लायबल कैसे होगा? द फर्म इज लायबल वेयर अ पार्टनर एक्टिंग within the scope of his apparent authority receives the property of a third person and misapplied it। मतलब क्या? पार्टनर के पास अथॉरिटी थी, ठीक है? पार्टनर ने थर्ड प्रॉपर्टी किससे? थर्ड पार्टनर प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन से रिसीव की और क्या किया? मिस अप्लाई किया। मिस अप्लाई, इसमें 3 चीजें क्या आ रही है कि उसके पास अथॉरिटी थी, उसने स्कोप में काम किया, उसने थर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी रिसीव की और उसको मिस अप्लाई किया, ठीक है? तो पार्टनर अगर एक्ट कर रहा है ऐसे तो क्या? फर्म लायबल हो जाती है। द फर्म रिसीव्स द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है? फर्म रिसीव कर रही, पार्टनर रिसीव नहीं कर रहा। सेकंड केस में फर्म रिसीव करी प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन की,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रही है एंड पार्टनर में सप्लाई करता है व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। ठीक है। पहली चीज, पहला जो चीज है वो पार्टनर का बता रहा है। पहला जो पॉइंट है वो पार्टनर की अथॉरिटी बता रहा है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी थी, वो अपने स्कोप में काम किया। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी उसे थर्ड पर्सन रिसीव की और मिसअप्लाई करी। तीनों चीज समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट, फर्म के नजरिए से बात करें कि फर्म ने प्रॉपर्टी रिसीव करी थी, उसके ही कस्टडी में थी, कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने रिसीव करी थी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, एंड पार्टनर ने मिसअप्लाई करी है ना। क्या हुआ है कि फर्म ने रिसीव करी प्रॉपर्टी एंड कस्टडी किसके पास थी? फर्म के पास थी। ठीक है। कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने रिसीव करी थी एंड पार्टनर ने मिसअप्लाई किया है, पार्टनर ने मिसअप्लाई किया है, तो इस केस में भी फर्म लायबल हो जाएगी। इस केस में फर्म, देखो फर्म तो एक आर्टिफिशियल थिंग है ना। फर्म इज नॉट अ थिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। उसके पास कंसाइंस नहीं है, वो अपना यूज नहीं कर सकता दिमाग। कौन यूज करता है? पार्टनर चलाते हैं फर्म, है ना। तो पार्टनर ही में सप्लाई करेगा, हर केस में पार्टनर ही में सप्लाई करेगा। बट पहले केस में पार्टनर का पर्सपेक्टिव समझो कि पार्टनर स्कोप में था, पार्टनर ने रिसीव की प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन से और पार्टनर ने भी सप्लाई किया। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? फर्म ने रिसीव करी थर्ड पर्सन से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। वो थर्ड पर्सन से इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से प्रॉपर्टी रिसीव करी, कस्टडी किसके पास थी? फर्म के पास थी, एंड पार्टनर ने में सप्लाई की। ठीक है। दोनों केसेस में कौन लायबल हो रहा है? दोनों केसेस में फर्म ही लायबल हो जाएगी, फर्म ही लायबल हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टॉट समझ में आया, जॉइंट सेवरल लायबिलिटी समझ में आया, एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी भी हमको समझ में आ गया है। लायबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर एंड लायबिलिटी ऑफ आउट गोइंग या रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है। दोनों की लायबिलिटी के बारे में फटाफट बात करेंगे। इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर अभी आने वाला है, मान लो कि ए प्लस बी की पार्टनरशिप थी और सी ने बोला कि मुझे ये पार्टनरशिप ज्वाइन करनी है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनकमिंग पार्टनर। ये कौन हो गया? इनकमिंग पार्टनर हो गया। अब मान लो कि इनकी पार्टनरशिप जो थी पिछले 1 साल से चल रही थी। ठीक है। 1 साल बाद सी ने बोला कि मुझे आपकी पार्टनरशिप ज्वाइन करनी है ना। 1 साल में मान लो कि इनने एक डेट लिया हुआ था, किससे? बैंक से 10 लाख रुपए का, 1 साल के अंदर। ठीक है। ये बात सी को नहीं पता, ये बात सी को नहीं पता, है ना। उनने 1 साल के अंदर कुछ भी किया हो, उसके आने के पहले उन्होंने जो काम किया हो, क्या उसके लिए सी को लायबल मानोगे? इनकमिंग या नए पार्टनर को लायबल मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि उसने वो चीज जब हो चुकी थी उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे नहीं करते। हम है ना ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे नहीं करते। रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आता है? पहला जाके हम उसको नहीं करेंगे कि पहले से ही उसकी लायबिलिटी थी, क्योंकि वो तो नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर है ना। एज जनरल रूल क्या है कि इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द डेट्स इनकर्ड बिफोर ही जॉइन द फर्म एज अ पार्टनर। कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो लायबल नहीं होगा फॉर ऑल द डेट्स जो कि उसके आने के पहले हो चुके हैं, उसके आने के पहले हो चुके हैं। बट ही में अज्यूम लाइबिलिटी कैसे? अब कैसे वो लाइबिलिटी अज्यूम कर सकता है फॉर द पास्ट डेट? बाय नोवेशन। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट डेट्स बाय नोवेशन। ही कैन अज्यूम लाइबिलिटी फॉर पास्ट डेट। इस कीवर्ड को याद रखना। ही में अज्यूम लाइबिलिटी फॉर पास्ट डेट्स बाय नोवेशन। बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनाते हैं बिटवीन द क्रेडिटर, एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड इनकमिंग पार्टनर। इन तीनों के बीच में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है जहां पे ये बोला जाता है कि इनकमिंग पार्टनर को पुराने डेट्स के बारे में पता था। ठीक है। एंड ही विल बी लायबल फॉर ऑल द डेट्स इनकर्ड। कोई भी डेट्स जहाँ जो जो एग्रीमेंट पे लिखे, फॉर ऑल द डेट्स इनकर्ड बिफोर ही ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहला तो जनरल रूल क्या है कि कोई भी डेट्स उसके आने के पहले हो चुके हैं, इनकमिंग पार्टनर के आने के पहले हो चुके हैं, उसमें उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। बट हो सकती है ही में अज्यूम लायबिलिटी फॉर द पास्ट डेट्स बाय नोवेशन। बाय नोवेशन। इस कीवर्ड को याद रखना, हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो। ठीक है। बाय नोवेशन कैसे हो सकती है? एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनेगा किसके बीच में? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, न्यू पार्टनर। ठीक है। ये दो पार्टी तो रहेगी, और तीसरी पार्टी कौन रहेगी? क्रेडिटर, जिसकी क्रेडिट, जिसका डेट ड्यू है, जिसका डेट ड्यू है। क्या समझ में आ गया? इनकमिंग पार्टनर इजी था,
बहुत इजी था। चलो आगे बढ़े। Liability of an outgoing or retiring partner. An outgoing partner remains liable for partnership debts contracted while he was a partner. अब जब इनकमिंग पार्टनर जो है उसका रूल क्या था कि पुराने जो भी डेट्स इनकर हुए हैं उसमें उसकी लायबिलिटी नहीं होती, ये जनरल रूल है ना। बट जो आउटगोइंग पार्टनर है, मान लो कि ए, बी और सी की पार्टनरशिप थी। अब बी बोल रहा है कि मुझे जाना है, मुझे कहाँ जाना है, ये पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाना है। उससे बोला मुझे जाने दो, ठीक है, मुझे जाने दो। तो इनने बोला ठीक है जाने देंगे, पर तुम्हारे रहते हुए जो भी डेट्स इनकर हुई है, जो भी लायबिलिटीज इनकर हुई है, उसमें 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 तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर रिमेन्स लायबल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड, ही रिमेन्स लायबल फॉर पार्टनरशिप डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड व्हाइल ही वाज अ पार्टनर, ठीक है। जब वो पार्टनर था तब तक जो भी डेट्स इनकर हुए हैं उसमें उसकी लायबिलिटी रहेगी। पर इसमें भी वही एक क्लॉज आ जाता है कि ही में बी डिस्चार्ज बाय नोवेशन, मतलब कि सेम चीज, एग्रीमेंट बना लो तीनों के बीच में, किसके, खुद के, उसके आउटगोइंग पार्टनर्स ए और सी के बीच में, आउटगोइंग पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो नए फॉर्म में रहेंगे, एंड जो क्रेडिटर है उन तीनों के बीच में अगर एग्रीमेंट होगा कि बी लायबल नहीं रहेगा पुराने जितने डेट्स है उसके लिए, तो वो भी हो सकता है। तो क्या ये आपको बात समझ में आ गई? क्या ये आपको बात समझ में आ गई कि डिस्चार्ज बाय नोवेशन भी हो सकता है, एंड पास्ट डेट्स के लायबल बाय नोवेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर साइमल्टेनियसली पढ़ते हो, बिकॉज क्योंकि दोनों की बातें सेम है। न्यू पार्टनर पहले के डेट्स की लायबल नहीं होता, बट हो सकता है अगर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बाय नोवेशन हो गया, है ना। आउटगोइंग पार्टनर सारे पुराने डेट्स के लायबल रहता है, बट उसको डिस्चार्ज बाय नोवेशन कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट हो जाए तीनों पार्टीज के बीच में, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, continued liability after retirement. A retiring partner may continue to be liable if he allows himself to be held out as partner, for example, by allowing his name to remain in the firm name. मान लो ए बी सी में से बी तो निकल गया, बी निकल गया, बट बी दूसरों के बारे सामने में ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि मैं अभी भी उस फॉर्म का पार्टनर हूँ, मैं अभी भी उस फॉर्म का पार्टनर हूँ। तो जिस जिस जगह पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहे हैं, है ना, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये बी जो है ये अभी भी ए और सी का पार्टनर है, अभी भी ये ए और सी का पार्टनर है, बी अभी भी ए और सी का पार्टनर है। तो जहां पे आप ये शो करते हो, प्रेजेंट करते हो, अपने आप को अलाउ करने देते हो कि हम अभी भी पार्टनर की तरह दिखे, जिस पार्टनरशिप फॉर्म में रिटायर हो सके, तो उन सारी जगह पे यू विल बी लायबल फॉर दोज एक्ट्स, यू विल बी लायबल फॉर दोज एक्ट्स, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूड लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। इसका समझ में आ गया, मतलब कि रिटायरमेंट होने के बाद भी वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करा रहा है कि मैं पार्टनर हूं अभी भी इस पार्टनरशिप फॉर्म का, तो उस केस में वो हर उस एक्ट के लिए लायबल हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, प्रोटेक्शन फ्रॉम लायबिलिटी। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ द रिटायरिंग पार्टनर शुड, अब ये कंटिन्यूड लायबिलिटी से प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखना है। कंटिन्यूड लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट से प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा वो हमको यहाँ देखना है। तो जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको क्या करना है, गिव एक्सप्रेस नोटिस ऑफ रिटायरमेंट टू पर्सन्स डीलिंग विद द फर्म बिफोर रिटायरमेंट, मतलब कि जो भी फर्म के साथ डीलिंग हो रही है, जिन जिन लोगों की, उनको एक नोटिस दे दो कि मैं इस फर्म से रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है। पहली बात तो क्या करना है, नोटिस टू थर्ड पार्टीज, है ना। तीसरी जो पार्टीज हैं, जो थर्ड पार्टी डीलिंग है, उन सारी थर्ड पार्टीज को नोटिस दे दो। या तो या तो क्या लिखा है यहाँ पे, और क्या लिखा है यहाँ पे, और पब्लिक नोटिस दे दो। क्या दे दो, पब्लिक नोटिस ही दे दो। हर एक बंदे को नोटिस देने से अच्छा एक पब्लिक नोटिस डाल दो, कहाँ पे, ऑफिशियल गैजेट में, एंड पब्लिशिंग एटलीस्ट वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर क्या होता है, जिस जगह का न्यूज़पेपर है, जिस जगह का, जिस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में डाल दो। जिस जगह पे आपकी फर्म है, जिस जगह पे आपकी फर्म है, उस जगह पे एक न्यूज़पेपर में डाल दो कि आपने इस फर्म से रिटायरमेंट ले ली है, आपने इस फर्म से रिटायरमेंट ले ली है। तो क्या कर सकते हो, एक नोटिस तो आप थर्ड पार्टी को दे सकते हो, दूसरा दूसरा आप क्या कर सकते हो, पब्लिक नोटिस दे सकते हो। कहाँ पे, एक तो
ऑफिशियल गेजेट में, ठीक है, ऑफिशियल गेजेट में दे सकते हो, या तो आप न्यूज़पेपर में दोगे, कौन सा, एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में दे देते हो, या तो ऑफिशियल गेजेट में, दोनों में करना पड़ेगा, यहाँ पे तो दोनों में करना पड़ेगा, ये दोनों एंड है ना, ऑफिशियल गजट में भी दोगे एंड एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में दोगे जहां पे फर्म अपना बिजनेस कैरी कर रही उस जगह के वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये अगर कर देगा तो उसको जितने भी कंटिन्यूड लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट रहेगी, मतलब रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू ना करे, उसके लिए उसको ये दो चीज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? नोटिस ही देना पड़ेगा, या तो थर्ड पार्टी को या तो ऑफिशियल गजट में एंड न्यूज़पेपर में, दोनों में से कोई एक चीज कर दे तो उसकी कंटिन्यूड लाइबिलिटी से प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसको। ठीक है। अब अब लास्ट इसमें आता है डेथ और इंसॉल्वेंसी केस में क्या होता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट हो गया। अब उसके पास कोई पार्टनर, कोई पैसा नहीं बचा है अपने डेट्स पे करने के लिए, एंड कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, मतलब कि अब कुछ नहीं दे सकता, उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर ये दो चीज होती, अभी तक हमने आउटगोइंग इनकमिंग पार्टनर की बात करते थे जो कि जिंदा है, अब वो जिंदा नहीं है, वो या इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट के हिसाब से मर चुका है। ठीक है। So the estate of a partner who dies or become insolvent is not liable for partnership debts contracted after the death or insolvency। मतलब क्या है कि एक बार डेथ हो गई या कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, तो सारे पार्टनरशिप के डेट्स जो थे उसमें वो उसकी क्या रहेगी? लायबिलिटी नहीं रहेगी, लायबिलिटी नहीं रहेगी। However, it remains liable for debts incurred before death or insolvency। डेथ और इंसॉल्वेंसी के बाद उसको कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके पहले जितने डेट्स हुए हैं, उसकी डेथ और इंसॉल्वेंसी के पहले जितने डेट्स हुए हैं, उसके लिए वो लायबल रहेगा। बट वो होने के बाद, एक बार जब वो मर गया, एक बार जब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बाद कोई कोई पब्लिक नोटिस दे, कोई कंटिन्यूड लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है। कंटिन्यूड लायबिलिटी जो है, ठीक है, कंटिन्यूड लायबिलिटी नहीं रहेगी। ओके। एक सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? समझ में आ गई डेथ और इंसॉल्वेंसी की बात क्या हो रहा है? उसको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है ना? वो अपने आप ही सारे डेट्स जो उसके मरने के बाद हुए हैं, उसके लिए, सबके लिए वो लायबल नहीं रहता, बट पहले के डेट्स की लायबल रहेगा, रहेगा। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई हमको? समझ में आ गई है? चलो, अब लायबिलिटी का किस्सा खत्म हो चुका है, लायबिलिटी का किस्सा खत्म हो चुका है। ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से जाओ, फिर से देखो, फिर से जाओ, फिर से देखो। ठीक है। मैं आगे बढ़ने वाली हूँ डिसोल्यूशन के साथ, डिसोल्यूशन के साथ। चलो, ओके। 2 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड व्हेन देन वील स्टार्ट विद डिसोल्यूशन। क्योंकि डिसोल्यूशन में दोनों ही पार्टनरशिप और फॉर्म में सेम चीजें आती है, सेम ही चीज आती है कि बताऊंगी मैं अभी। बहुत ही इजीली आप यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे, यहाँ तक अभी अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद कितना बच रहा है अपने पास? एक, दो, तीन, चार। अच्छा, एलएलपी में आने के पहले तक का अपन सेकेंड लेक्चर में भी कंप्लीट कर लेंगे, एलएलपी तक का। उसके बाद एलएलपी एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एलएलपी पूरा। मतलब आज के लेक्चर मिला के 2 लेक्चर और लगेगा, पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। मैं सोच रही थी इसके बाद ना मैं आपको पार्टनरशिप का जो वो है, अकाउंट्स है, वो भी आपको इसके साथ समझाते रहूं। कंपनी का हमने कंपनी अकाउंट्स के साथ पढ़ लिया होगा, कंपनी अकाउंट्स के लेक्चर्स, जो कंपनी अकाउंट्स उसके लेक्चर्स भी डले हुए हैं, कंपनी लॉ का भी लेक्चर डला हुआ है, दोनों लेक्चर्स डले हुए हैं। आप दोनों एक साथ देख सकते हो, कंपनी लॉ भी देख लो, कंपनी अकाउंट्स भी देख लो, है ना? चलो, चलो, चलो। ओके।
चल करें, स्टार्ट करें। ओके। अब एक चीज समझना, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? क्या होता है मतलब डिसोल्यूशन का? तो डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है जब कोई चीज खत्म हो रही है, जब कोई चीज डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म होना। जैसे कि पानी में आप जब नमक डालते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब नमक खत्म हो जाता है, वो पानी मिक्स हो चुका है ना। मतलब वो डिसॉल्व हो गया है, वो खत्म हो चुका है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। तो यही चीज होती है डिसोल्यूशन में, है ना। आपने पढ़ा है कंपनी डिसॉल्व कैसे होती है? बाय कोर्ट, है ना। बाय लीगल टर्म्स में डिसॉल्व होती है। सेम होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जब वो डिसॉल्व हो जाती है। तो डिसोल्यूशन जो है ना वो दो तरीके से होता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू समझाती हूँ, फिर अपन पढ़ लेंगे, है ना। वही चीज सेम है जो मैं आपको समझा रही हूँ। डिसोल्यूशन एक तो होता है ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑफ फॉर्म। अब आप बोलोगे दोनों तो सेम चीज है। सेम चीज है, पार्टनरशिप भी और फॉर्म तो सेम ही चीज है। तो ये दो अलग तरीके से कैसे हुआ? ये दो अलग तरीके से कैसे हुआ? तो यहाँ का पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्टिंक्शन बताना चाहती हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस होता है। एक पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना फर्म को डिसॉल्व करने से डिफरेंट कैसे है? कैसे है? अब पहली चीज समझो। When the business is not terminated, only the partnership is terminated. For example, कि A प्लस बी प्लस सी ये तीन पार्टनर्स थे। सी ने बोला कि मुझे निकलना है इस पार्टनरशिप से, मतलब कि पार्टनरशिप क्या हुई? डिसॉल्व हो गई। सी रिटायर हो रहा है, सी छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब ए बी सी तीनों पार्टनर्स एक फर्म चला रहे थे, बिजनेस अभी भी चल रहा है बट सी निकल चुका है, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। अब नई पार्टनरशिप बनेगी किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में नई पार्टनरशिप बनेगी। मतलब जो ए बी और सी की पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हुई है। बिजनेस तो रन करेगा, बिजनेस कंटिन्यूड फॉर्म में है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज, डिसोल्यूशन फॉर्म में इसी का अपोजिट होता है कि जहां बिजनेस ऑफ फर्म इज क्लोज, फर्म का बिजनेस ही डिसॉल्व हो गया। ए बी और सी एक बिजनेस चला रहे थे, तीनों ने सोचा कि बिजनेस नहीं चल सकता है या बिजनेस खत्म हो चुका है, बिजनेस का पर्पस खत्म हो चुका है, तो इस फर्म को ही डिसॉल्व कर दो। तो इन तीनों ने मिलकर इस फर्म को, मतलब बिजनेस को ही बंद कर दिया। क्या कर दिया? बिजनेस को ही बंद कर दिया। जब बिजनेस को बंद करते हैं तो दो चीजें होती है बिजनेस में, एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है। उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो सेटलमेंट कैसे होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का? जब पार्टनरशिप बंद होती है तो मतलब बिजनेस तो कंटिन्यूड है, तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज तो भी चाहिए। तो क्या करते हो आप? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हो। क्या करते हो? रीवैल्यू। आज की डेट में जब पार्टनरशिप खत्म हुई है, क्या खत्म हुई है? पार्टनरशिप खत्म हुई है, तो हम एसेट्स की वैल्यू देखते हैं, लाइबिलिटीज की वैल्यू देखते हैं, और एक नई बैलेंस शीट बना लेंगे उस डेट की कि आज की डेट में ये एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है जब पार्टनरशिप खत्म हुई है। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म ही बंद कर रहे हैं, जब बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी सब रख के क्या करेंगे? तो क्या करते हैं? हम पे ऑफ कर देते हैं। एसेट्स को बेचेंगे, पैसा आएगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे काम। क्या करेंगे? पे ऑफ कर देंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज को। ये हो गया सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर कोर्ट का इंटरवेंशन कब आता है? कोर्ट का इंटरवेंशन कब आता है? जब एक पार्टनरशिप खत्म हो रही, तो मतलब क्या हो रहा है? एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, एक पार्टनर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। या तो सी आया, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी ए और बी की वो खत्म हो जाएगी, ए बी और सी की नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, है ना। या कोई पार्टनर गया तो भी डिसॉल्व हो रही पार्टनरशिप, तो उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता क्योंकि वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे हो रहा है, वो ए बी सी के म्यूचुअल एग्रीमेंट्स पे हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है, कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये डिसॉल्व क्यों हो रही है? म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से हो रही है। फर्म का डिसॉल्व जब करते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर लगता है, लग सकता है। ठीक है, कैन बी डिसॉल्व बाय कोर्ट्स ऑर्डर, लग सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है। आप पार्टनरशिप ऐसे भी बंद कर सकते हो। जबकि जब आप फॉर्म कंपनी को वाइंड अप करते हो तो आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए रहता है, एनसीएलटी का ऑर्डर चाहिए रहता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप,
इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कंटिन्यूज थ्रू इन चेंज्ड फॉर्म। मतलब कि पार्टनर का जब तक वो फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, जब तक पार्टनरशिप चेंज नहीं हो रही, तब तक उनका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रखेगा। मतलब जो पैसे वाला रिलेशनशिप है, मनी मैटर वाला रिलेशनशिप है, वो कंटिन्यू रखेगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर का जो रिलेशनशिप है फर्म में, वो एंड पे आ जाता है, क्योंकि फर्म ही एंड हो रही ना, मतलब पार्टनरशिप भी खत्म, है ना। पार्टनरशिप भी खत्म। इसका एक चीज है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डज मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाए। फर्म डिसॉल्व हो रही है, उसका मतलब यही होता है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है। क्लोजर ऑफ बुक्स नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द बिजनेस इज नॉट क्लोज। अगर बिजनेस चल ही रहा है तो हम क्लोज क्यों करेंगे अपनी बुक्स को, तो क्लोज नहीं करेंगे। बट जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब बिजनेस भी डिसॉल्व हो रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई? ओके, चलो। ये समझ में आ गया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस होता है। चलो फटाफट से ये ऊपर का पढ़ लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब कि सारे पार्टनर ने मिल के फर्म को भी डिसॉल्व कर दिया, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। ये सेक्शन 39 में लिखा है। A dissolution does not necessarily follow because the partnership has ceased to do the business, for the partnership may continue for the purpose of realizing the assets। मतलब कि बिजनेस तो खत्म हो गया, पर एसेट्स रियलाइज करने के लिए भी बिजनेस फर्म चल सकता है। ठीक है। बिजनेस खत्म करके पार्टनरशिप तब भी चल सकती है जब तक वो एसेट रियलाइज नहीं हो जाते हैं, है ना। द लॉ ऑफ पार्टनरशिप मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो पार्टनरशिप लॉ में क्या डिस्टिंक्शन आया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक डिस्टिंक्शन आया हुआ है। Where the relation between all the partners comes to an end, it is a dissolution of firm. Where there is an extinction of relationship between some partners only, it is called dissolution of partnership। वही ए बी सी का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सारे पार्टनर्स का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। ठीक है, डिस्टिंक्ट हो रही है, मतलब कि खत्म हो रही है, एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है सारे पार्टनर्स की, तो फर्म डिसॉल्व हो रही है। कुछ पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो खत्म होने वाला है, तब उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो मैं आपको बताया था कि फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो रही है। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किन किन तरीकों से हो सकते हैं, किन किन तरीकों से हो सकता है। इसको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर, इसको मैं लाइब्रेरी को 2 मिनट के लिए यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक, इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता, डिसोल्यूशन, ठीक है, किसका हो रहा है, या तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का होगा, या किसका होगा, फॉर्म का। ठीक है, या तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का होगा, या तो किसका होगा, फॉर्म का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 5 तरीके से होता है। पहला होता है बाय अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट बनाकर पार्टनरशिप डिसॉल्व करती है। ठीक है। दूसरा होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। अपन देखेंगे कंपलसरी डिसोल्यूशन कैसे होता है, उसका भी समझेंगे। ठीक है। तीसरा होता है बाय कंटिजेंसी। क्या होती कंटिजेंसी, वो भी अपन देखेंगे। पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप खत्म करना, बाकी अपन पॉइंट समझेंगे, है ना। चौथा होता है बाय नोटिस। ये मैं आपको पहले पढ़ाया हुआ है, बट अभी भी आपको समझा दूंगी क्या होता है ना। पांचवा होता है बाय कोर्ट। कोर्ट ने बोल दिया खत्म करो पार्टनरशिप। ठीक है। तो ये होता है 5 तरीके जिससे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। वहीं यहाँ पे फॉर्म का भी अपन देख लेते हैं एक बार। पहली चीज होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या सेम चीज आ रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एक पढ़ोगे ना दूसरा समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट से इनने फॉर्म डिसॉल्व कर दी। दूसरा, इंसॉल्वेंसी हो गई किसकी, सारे पार्टनर्स की। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स।
सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए, 3 पार्टनर से तीनों के तीनों बैंकरप्ट हो चुके हैं, तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, क्या करोगे इस फॉर्म का? बंद करोगे, डिसॉल्व करोगे। तीसरा, बिजनेस बिकम्स इलीगल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बेचने का बिजनेस कर रहे थे, सारे पार्टनर्स ने इलीगल बिजनेस बना दिया उसको। क्या? एक को प्रॉपर्टी बेची, रजिस्ट्री करवाई, वही प्रॉपर्टी दूसरे को बेची, रजिस्ट्री कराई, वही प्रॉपर्टी तीसरे को बेची, रजिस्ट्री करा दी। क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है, मतलब इलीगल हो गया बिजनेस, पूरा बिजनेस ही इलीगल हो गया। तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नोटिस से भी हो सकती है, एंड कोर्ट के ऑर्डर से तो हो ही सकती है, बाय कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये तीन तो सेम ही है, ये तीन तो सेम ही है ना? ये तीन तो सेम ही है। और एक चीज समझना, कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है या तो इंसॉल्वेंसी या तो बिजनेस बिकम्स इलीगल। ठीक है, ये दो चीज हो गए, समझ में आ गया? अब चलो, अब हम पढ़ते हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन समझ में आ गया, या तो इंसॉल्वेंसी ऑल पार्टनर्स की नहीं, इंसॉल्वेंसी किसी एक पार्टनर की, इंसॉल्वेंसी of any one or more partners with one partner जो अभी भी सॉल्वेंट है, with one partner being solvent। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे वहां पे, मैं आपको बस एक ओवरव्यू यहाँ पे दिखा दी हूँ कि क्या है। ठीक है, एंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब होता है जब बिजनेस इलीगल हो जा रहा है। ठीक है, बिजनेस का कुछ कुछ पार्ट इलीगल हो जा रहा है, पूरा नहीं, बिजनेस कुछ पार्ट, जहाँ पूरा हो गया वहां फर्म डिसॉल्व होगी। कुछ पार्ट इलीगल हो गया है, तो उससे क्या होगा? वो जो कुछ पार्ट है, वो जो कुछ पार्ट है उसको हम कर देते हैं। ठीक है, हाँ, चलो अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होती है? सबसे पहला होता है अग्रीमेंट, अभी मैंने बताया था आपको। डिसोल्यूशन किससे हो सकता है? एक मिनट, पेन चेंज कर लूँ, हाँ। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट मतलब कि a partnership firm may be dissolved with the consent of all partners or in accordance with a contract between the partners. This is the most amicable method of dissolution where partners mutually agree to terminate their business relationship। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ए, बी और सी पार्टनरशिप में थे। ठीक है, ठीक है, ए बी और सी और हाँ, ए बी और सी पार्टनरशिप में थे। सी ने बोला कि मुझे इस पार्टनरशिप से जाना है, मतलब ए बी और सी का जो रिलेशनशिप है, ए बी एंड सी का जो रिलेशनशिप है, ए बी एंड सी का रिलेशनशिप है, वो खत्म होने वाला है, पार्टनरशिप खत्म होने वाली है। तो ये या तो कॉन्ट्रैक्ट करने से हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स लिखे हुए थे पहले से, एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स लिखे थे कि सी जो है वो 1 साल तक काम करेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है। तो एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ये हो रहा है कि कोई एक पार्टनर जा रहा है या उनके बीच का रिलेशनशिप चेंज होने वाला है, तो ये हो गया डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप कैसे खत्म हो रही है? बाय एग्रीमेंट खत्म हो रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, दूसरा आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अ फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। कैसे? ये जो ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 40, 41, 42, ये दोनों जगह चलते हैं, पार्टनरशिप में भी चलते हैं और फर्म वाले डिसोल्यूशन भी चलते हैं। ठीक है, नीचे दिखा भी देती हूँ, 40, 41, 42, 43, 44 है ना। यहाँ पे देखो 45, नहीं ये नहीं है, 40, 41, 43। ठीक है, आगे 44 आगे सेक्शन सेम आ रहा है, सेम सेक्शन आ रहे हैं, वही सेम सेक्शन हम नीचे पढ़ते हो, तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ लेंगे, है ना। कंपलसरी रिजोल्यूशन हो रहा है कैसे? पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कि या तो सारे पार्टनर्स, या तो कोई एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, एक कोई पार्टनर सॉल्वेंट रह गया, बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो उन लोग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है, उन लोग का रिलेशनशिप जो है एक्सटिंक्ट हो जा रहा है बीच का, तो इंसॉल्वेंसी होता है। दूसरा, बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल या इलीगल व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू चेंजेस इन लॉ और सर्कमस्टेंसेस। ऐसा कोई बिजनेस करते थे जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से अनलॉफुल हो गया, या तो लॉ ही चेंज हो गया, एंड वो बिजनेस अनलॉफुल हो चुका है, तो उस केस में भी कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा।
If a firm carries on multiple separate businesses, illegality of one business does not necessarily dissolve the firm regarding its unlawful business. मतलब कि अगर एक फर्म के मल्टीपल बिजनेस चलते थे और कोई एक बिजनेस अगर इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा फर्म ही डिसॉल्व कर दिया जाएगा। दैट डज नॉट मीन इट। ओके, समझ में आ गया? तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन दो किस हो सकते हैं, या तो इंसॉल्वेंसी में, या तो बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। इंसॉल्वेंसी या तो सारे पार्टनर्स की हो सकती है, या तो सारे पार्टनर्स बट वन बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए बट एक पार्टनर जो था वो सॉल्वेंट रह गया, तो उस केस में पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये क्या हो गया? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरीली हमको डिसॉल्व करना ही पड़ जाएगा। डिसोल्यूशन ऑन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंसी का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्या हो गया? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कंटिंजेंसी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा इवेंट हो गया, कुछ ऐसा इवेंट का हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से हमको पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व करनी पड़ रही है। Subject to the contract between partners, a firm will dissolve on expiry of fixed term for which the firm was constituted। मतलब कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पार्टनरशिप एट विल होती है, पार्टनरशिप फॉर ड्यूरेशन होती है ना? तो पार्टनरशिप फॉर ड्यूरेशन है, 5 साल की पार्टनरशिप थी, 5 साल खत्म होने वाला है। मतलब इवेंट क्या है? वो 5 साल का इवेंट था, वो जो खत्म होने वाला है। तो उस टाइम पे क्या होगा? पार्टनरशिप जो फर्म है या पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एडवेंचर या अंडरटेकिंग। किसी एक काम के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो स्पेसिफिक एडवेंचर, स्पेसिफिक अंडरटेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो फर्म या पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। किसी पार्टनर का डेथ हो गया, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो गई, किसी एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो गई, तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब नई पार्टनरशिप बनेगी। डेथ हो गई किसी पार्टनर की, तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब नई पार्टनरशिप बनेगी। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑन कंटिंजेंसी। ये सब इवेंट्स जो हैं, ये जब इवेंट्स होते हैं तब ये चीज होती है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब हो जाएगा जब इंसॉल्वेंसी या बिजनेस लॉफुल हो गया। बट कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? जब कोई इवेंट होता है, कोई ऐसा हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है जिसकी वजह से ट्रिगर हो जाता है क्या? डिसोल्यूशन, है ना? तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑन कंटिजेंसी। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन अ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब कि कभी भी खत्म कर सकते हैं। एनी पार्टनर में डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग रिटर्न नोटिस टू ऑल द अदर पार्टनर्स। मतलब कि फर्म जो पार्टनरशिप है, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देगा कि मुझे इस पार्टनरशिप से निकलना है या इस फॉर्म से निकलना है, तो वो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। द डिसोल्यूशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट मेंशन इन नोटिस, और इफ नो डेट इज मेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। तो किस दिन पे डिसोल्यूशन मानी जाएगी? जिस जो डेट या तो नोटिस में लिखी है, अगर नोटिस में कोई डेट नहीं लिखी है तो जिस दिन ये नोटिस कम्युनिकेट किया था, उसी डेट को डिसोल्यूशन का डेट मान ली जाएगी। ठीक है? क्या समझ में आ रहा है? नोटिस के जरिए भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकते हैं। नोटिस के जरिए भी पार्टनर पार्टनरशिप को या फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। द कोर्ट में डिसॉल्व अ फॉर्म एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है? अब कोर्ट कैसे डिसॉल्व कर सकता है? कोई भी पार्टनर जाके अगर कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट कर दे कि इस फॉर्म को या इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, किस किस ग्राउंड पे कर सकता है? मेंटल अनसाउंडनेस ऑफ अ पार्टनर। पागल हो गया पार्टनर, पागल हो गया है पार्टनर, तो डिसॉल्व कर दो। परमानेंट इनकेपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि या तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, अब ठीक नहीं हो सकता, या तो डिसेबल हो गया है, ब्लाइंड हो गया है, डेफ हो गया है, कुछ भी डिसेबिलिटी हो गई है, कुछ ऐसी परमानेंट इनकेपेसिटी जिससे कि बिजनेस नहीं चल सकता। कंडक्ट प्रीजुडिशियल टू द बिजनेस। कोई पार्टनर ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है जो बिजनेस के हित में नहीं है, प्रीजुडिशियल है। मतलब कि जो बिजनेस के हित में नहीं है, बिजनेस के अगेंस्ट जाके कुछ काम हो रहा है, कुछ कंडक्ट ऐसा है पार्टनर्स का जो बिजनेस के अगेंस्ट जाके हो रहा है, उस केस में भी कोर्ट के पास जाया जा सकता है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कोई भी एक पार्टनर या दो पार्टनर ऐसे हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कंसिस्टेंटली ब्रीच कर रहे हैं, मतलब कि जो उसमें क्लॉजेस लिखे हैं उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, उस केस में भी जा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स एंटायर इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी। जब भी पार्टनर अपना पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है जो कि अलाउड नहीं है,
अलाउड नहीं है। वो अपना इंटरेस्ट जो उसकी पार्टनरशिप में है, वो अपना इंटरेस्ट किसी और को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, ये हमको मालूम है ना। वो किसी और को नहीं दे सकता, बट अपने इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट उसको दे सकता। ठीक है। बिजनेस कैरिड ऑन ओनली एट अ लॉस, मतलब कि सिर्फ लॉस हो रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। एंड एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कोई भी और ग्राउंड भी हो सकता है, वो किसके कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस केस में उनको आगे आना है कि नहीं आना। तो पहली चीज क्या हो रहा है कि पार्टनर पागल हो गया। ठीक है। परमानेंट इनकेपेसिटी होगी पार्टनर की। कंडक्ट जो है वो प्री जुडिशियल है बिजनेस के लिए, एंड बिजनेस लॉस में ही जा रहा है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को परसिस्टेंटली ब्रीच किया जा रहा है, या खुद पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी एंटायर इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, तो उस केस में। एंड एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, क्या ये सातों चीजें समझ में आई रिजोल्यूशन बाय कोर्ट में? सेम अभी अपन आगे ही पढ़ने वाले हैं, सेम चीज आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस याद रखना। ये क्या है? पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट, बाय कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंटिजेंसी, बाय नोटिस, या बाय कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक। ये पांचों चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? नीचे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उनको पढ़ते हैं, फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की। पहले तो ये चार छोटे छोटे जो हैं उनको हटा दो, फिर कोर्ट को अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। This is there is complete breaking up and existing of relationship between all partners and closure of business in the following cases, मतलब कि पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप है वो खत्म होने वाला है, साथ में क्लोजर ऑफ बिजनेस भी। मतलब कि ये और ये चीज दोनों जो है वो साथ में खत्म हो रही है, वन और टू। ठीक है, साथ में खत्म हो रही है। पार्टनरशिप भी खत्म हो रही है और बिजनेस भी क्लोज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, है ना। कौन कौन से ग्राउंड्स पे होता है? या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व कर दिया तो ठीक है, क्या कर दिया? फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट सारे पार्टनर ने एग्री कर दिया कि फॉर्म को डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो बिजनेस को। ठीक है। Insolvency of all partners but one. If all partners except one become insolvent, the firm must come to an end because the partnership cannot continue with only one partner. मतलब क्या है? सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए उसी एक पार्टनर को छोड़ के। एक पार्टनर अकेले तो पार्टनरशिप नहीं बना सकता। पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? दो पार्टनर्स होने चाहिए। तो तो अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, खत्म। चीज हम पढ़े हैं ऊपर भी, सेम चीज यहाँ पे भी आ गई। बिजनेस बिकमिंग इनलीगल, बिजनेस का काम ही इनलीगल हो गया। कैसे? या तो कोई ऐसा इवेंट हो गया, या तो चेंज हो गया लॉ में, जिससे कि कंप्लीटली ही बिजनेस लॉफुल या अनलीगल हो चुका है, तो उस केस में हम उसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देंगे ऑपरेशंस ऑफ लॉ के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। जब पार्टनरशिप एट विल होती है तो कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है फॉर्म बाय गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स। एंड डिसोल्यूशन कब टेक प्लेस करेगा, कब उसकी डेट होगी? जो भी डेट मेंशन की गई नोटिस में, अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन कम्युनिकेट किया गया है नोटिस, उस डेट को मान लिया जाएगा डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो बाय नोटिस भी कर सकते हैं। चारों चीजें हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। चल अब आते हैं आगे। इसमें आ रहा है लास्ट जो टॉपिक है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म थ्रू कोर्ट। अभी हमने पढ़ा था चार चीज। पहला तो अनसाउंड माइंड, मतलब कि पागल हो गया। ठीक है। कोई भी पार्टनर, इंसेनिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द फर्म। द lunatic थ्रू गार्डियन और अदर पार्टनर्स may file a suit of dissolution. The court may order dissolution for the डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। एक पार्टनर के पागल होने से पूरी फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती, बट सारे पार्टनर्स मिलके, और जो पागल वाला पार्टनर था, जो पागल हो गया था पार्टनर, उसका कोई गार्डियन या आ, जो भी होगा, ठीक है, वो गार्डियन मिल के एक सूट फाइल करते हैं कोर्ट में कि हमें ये पार्टनरशिप क्या करनी है? खत्म करनी है, फॉर्म ही खत्म कर देनी है। तो उस कोर्ट ऑर्डर से भी खत्म हो सकती है। Permanent incapacity of a partner. When a partner becomes permanently incapable of performing duties such as blindness, paralysis, etc., the court may dissolve the firm on application of other partners. मतलब कि कोई एक पार्टनर इनकैपेसिटेट हो गया है टू परफॉर्म दी एक्टिविटीज। ठीक, इनकैपेसिटेट, ब्लाइंड हो गया है, डेफ हो गया है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बेड पे आ चुका है, अब वो काम नहीं कर सकता है, तो सारे पार्टनर्स मिलके कोर्ट पे जा सकते हैं। कोर्ट में एक नोटिस फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें फॉर्म डिसॉल्व करनी है। तो परमानेंट इनकेपेसिटी ऑफ पार्टनर से भी और एक ग्राउंड है जिससे कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है फॉर्म को। मिसकंडक्ट अफेक्टिंग बिजनेस, कंडक्ट प्री जुडिशियल टू द बिजनेस जो हमने पढ़ा था,
If a partner is guilty of misconduct likely to prejudicially affect the business, the court may dissolve the firm. एग्जाम्पल अगर गैम्बलिंग कर रहा है, कन्विक्शन ऑफ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, मतलब कि कोई भी क्राइम कर दिया, किसने कर दिया, किसी पार्टनर ने क्राइम कर दिया, तो कोर्ट पूरी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है जो बिजनेस के हित में नहीं था, ऐसा कंडक्ट कर दिया। persistent breach of partnership agreement, समझ में आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा था, सेम चीज वहीं पढ़ रहा है। When a partner repeatedly breaches the partnership agreement and business becomes impossible to continue, the court may dissolve the firm. मतलब क्या, अगर पार्टनर ने कोई भी पार्टनर्स है उनने रिपीटेडली क्या ब्रीच किया है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्लॉज है उसको रिपीट किया है एंड उससे बिजनेस अब काम नहीं कर सकता है, तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है। Transfer of interest by a partner. A partner cannot transfer his interest to introduce a new partner into the firm. The court may dissolve the firm where a partner transfer full interest to third person or his interest is attached or sold under legal process. मतलब क्या है इसका, मतलब इसका सेम है, यही है कि पार्टनर अपना पूरा इंटरेस्ट नए पार्टनर में नहीं डाल सकता है एक साथ ही। ठीक है, किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं दे सकता है ना, वो नया पार्टनर खुद का इंटरेस्ट लेकर आएगा, है ना। कोई पार्टनर अपना ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट उस फॉर्म को डिसॉल्व कर सकती है। बिजनेस रनिंग एट अ लॉस, अगर लॉस में बिजनेस चल रहा है तो अ कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म वेयर द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, लॉस हो रहा है तो कोई किसी को कोई फायदा नहीं है, तो इससे अच्छा डिसॉल्व कर दो फर्म को, क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो फर्म। एनी जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन, इसके अलावा कोई भी इक्विटेबल या जस्ट ग्राउंड है, कोई जस्टिस वाला ग्राउंड है, जो सही ग्राउंड जिस पे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड्स भी मान सकते हैं। द ग्राउंड मेंशन अबव आर नॉट एग्जॉस्टिव, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। The court may dissolve a firm where it is just and equitable to do so. Example, complete deadlock हो गया, destruction of mutual confidence हो गया, substratum of business gone, ठीक है, जो बिजनेस की जिस चीज के लिए बनाया गया था वही चला गया है, ठीक है। या तो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है, इस केस लॉ को पढ़ना, दी ये डीजे टोबैको कंपनी लिमिटेड, इसको पढ़ना, ठीक है। समझ में आ गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में क्या डिफरेंस है और किस किस बेसिस पे हो सकती है, सेम सेम चीज है ना, सेम ही चीज है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। जब डिसॉल्व होती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, तो पहले तो आती कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी, राइट टू वाइंडिंग अप एंड कंटिन्यूइंग अथॉरिटी। तो कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी क्या रहेगी डिसोल्यूशन के बाद की, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर्स कंटिन्यू टू रिमेन लायबल टू थर्ड पार्टीज, लायबल किसके लिए, थर्ड पार्टीज, फॉर एक्ट्स which would have been acts of the firm before dissolution until public notice of dissolution is given. This protects third parties who may not know about the dissolution, मतलब कि जिन पार्टीज को पता ही नहीं है कि डिसॉल्यूशन हो चुकी है, ठीक है, चाहे नोटिस दिया हो, अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, पब्लिक नोटिस देने के पहले कोई भी एक्ट कर रहा है फॉर्म अपने नाम पे, पार्टनर फॉर्म के नाम पे, उन सब एक्ट्स के लिए वो लायबल रहेगी टू द थर्ड पार्टीज अंटिल पब्लिक नोटिस दिया है, ठीक है, अंटिल अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, समझ में आया। ये जो सेम हमने कंटिन्यूइंग लायबिलिटी पार्टनर की पढ़ी थी वो सारे पार्टनर्स की पढ़ रहे हैं। Right of winding up. Every partner has a right to have the property of the firm applied towards payment of debts and liabilities and have the surplus distributed among partners according to the right. मतलब कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप होती है, तो सारे एसेट्स को बेचते हैं, उधर से पैसा आता है, सारी लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, पे ऑफ किया जाता है। अगर कुछ सरप्लस या पैसा बच जाता है, वो सारे पार्टनर्स में उनके रेशो के हिसाब से डिवाइड कर जाता है। उस राइट, वो राइट किसके पास है, पार्टनर्स के पास वो राइट है, वो करवाने का पार्टनर्स के पास राइट है। आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर्स कंटिन्यू टू हैव अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म ओनली फॉर necessary winding up activities and completing unfinished transactions. This authority does not extend to creating new obligation unrelated to winding up. मतलब कि जब डिसोल्यूशन हो गया तो पार्टनर्स के पास अब क्या अथॉरिटी बची है, तो पार्टनर के पास सिर्फ दो अथॉरिटी बची जिसमें वो फॉर्म को बाइंड कर सकता है। पहला तो ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिससे वाइंड अप ही होने वाला है, ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी नेसेसरी विच इज नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है। दूसरा,
कोई अनफिनिश ट्रांजेक्शन्स थे उसको कंप्लीट करने के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो सिर्फ ये दो अथॉरिटी है किसके पास, पार्टनर्स के पास, आफ्टर डिसोल्यूशन। इन दोनों अथॉरिटीज के पास, इन दोनों चीजों के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। एंड कोई भी अथॉरिटी लेकर, कोई पावर लेके जो कम पार्टनर है वो कोई नई ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं कर सकता विच इज अनरिलेटेड टू वाइंडिंग अप, है ना। तो वाइंडिंग अप के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज है वो कर सकता है, दूसरा अनफिनिश ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने के लिए कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी अथॉरिटी नहीं बचेगी किसके पास, पार्टनर्स के पास। क्या ये बात समझ में आ गई है? इतनी बातें समझ में आ गई? अब अब यहाँ पे हम रुकते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आगे का पार्ट भी हम कंप्लीट करके एलएलपी तक पहुंच जाए, है ना। फिर एक और क्लास में अपन एलएलपी कंप्लीट करें, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, ठीक है। रिवाइज करते रहना, जो मैं पढ़ा रही हूँ एक बार पढ़ लिया उसके नोट्स बना लो अपने हिसाब से, मेरे नोट से पढ़ लो, जो तुम्हें करना है वो करो, रिवाइज कर लो, मॉड्यूल भी रीड करो। फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।